हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू राइटेड। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम कुछ इंडियन इकोनॉमी में भी क्या चल रहा है हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जनरली वी डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट, हम थोड़े करंट अफेयर्स को भी डील करते हैं, बट एक ओवरऑल असेसमेंट जो इकोनॉमी की होनी चाहिए ना, उसको उसके उसके डेप्थ को हम लोग कभी कभार थोड़ा मिस कर जाते हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको यही थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहाँ की आरबीआई कोशिश कर रही है अपने कंसिस्टेंट रेट कट्स के थ्रू। आपने, अगर आप लोगों ने न्यूज़ को फॉलो किया होगा लास्ट ईयर, तो आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में आरबीआई ने करीबन 1.25% और 125 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट रेट को कट किया है। और क्यों कट किया? सिंपल रीजन, टू इंक्रीज द ग्रोथ। ग्रोथ कैसे बढ़ेगा इंटरेस्ट कट करने से? कि लोन्स चीपर होंगे, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी इकोनॉमी में, और आपको ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। दैट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड एनी टाइप ऑफ रेट कट बाय आरबीआई। ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इंस्पाइट ऑफ द रेट कट, लोन्स जो हैं या फिर जो मनी वो चीप नहीं हुआ है। द इंटरेस्ट रेट और द बॉन्ड यील्ड्स हैव रिमेन्ड हाई। क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स हाई रही है तो इंटरेस्ट रेट भी इकोनॉमी में कम नहीं हुई है, जिस कारण से आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी कम देखने को मिले हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम साथ में समझेंगे कि आखिर आरबीआई के एफर्ट के बावजूद हमें इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है, रूपी डेप्रिसिएशन को का भी इन सब चीज़ों से क्या लिंक है। एंड फिर हम एक ओवरऑल असेसमेंट करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी सच, आरबीआई का जो रोल होता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी में ग्रोथ को पुश करना, उनकी क्या लिमिटेशंस है। अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ में समझेंगे ना, तो ओवरऑल आपको जो इकोनॉमी का फ्रेमवर्क है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो आप यहाँ तक ये जो इनिशियल जो मैंने सेटअप करने की कोशिश की है टॉपिक को, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। ओके। सो तो पहला चीज हम यह डिस्कस करेंगे कि व्हाई आर द इंटरेस्ट इज राइजिंग डिस्पाइट द रेट कट्स ऑफ आरबीआई। ठीक है। तो देखिए, तो अभी हमारे यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है, द कोर सिचुएशन अभी क्या है कि आरबीआई ने रेट कट किया, जैसे मैंने बताया। रेपो रेट को उन्होंने 1.25% और 125 बेसिस पॉइंट पिछले एक साल में कमाने की कम किया है। ठीक है। लेकिन एज आई सेड कि द बॉन्ड यील्ड्स हैव रिमेन्ड हाई। ओके। तो पहले हम इसी सिचुएशन को समझ लेते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द रेट कट्स ऑफ आरबीआई व्हाई हैव द बॉन्ड यील्ड्स रिमेन्ड हाई। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट की भी बोरोइंग मार्केट में बहुत ज्यादा हाई रही है। ठीक है। आपको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी हैं जो बहुत सारी फ्रीबी स्कीम्स चलाती हैं, ठीक है, या फिर वेलफेयर स्कीम चलाती है। रिसेंटली आपने बिहार में देखा होगा, बिफोर द इलेक्शन द गवर्नमेंट केप्ट अनाउंसिंग द स्कीम्स। उन्होंने जमकर पैसा पंप किया स्टेट में। तो ये पैसे आ कहां से रहे हैं? ऑब्वियसली दे आर बोरिंग फ्रॉम द मार्केट, राइट। कोई भी अपने ट्रेजरी से इतना पैसा तो निकालता नहीं है। ठीक है। तो मार्केट पर उसका भी प्रेशर पड़ता है। ठीक। आरबीआई तो, और आरबीआई कोशिश कर रही है कि वो रेपो रेट को कट करे, सो दैट कि लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में। लेकिन गवर्नमेंट ऑन द सेम साइड, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट हैज kept on pushing on the बोरोइंग साइड। तो जब भी गवर्नमेंट बोरिंग पर इतनी अग्रेसिवली बोरो कर रही है, तो वो क्या करती है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको धीरे धीरे वो मार्केट से मतलब हटाना, या फिर आप एक क्राउडिंग आउट, एक वर्ड होता है, क्राउड आउट करना शुरू कर देती है। ओके। आप इस चीज को पहले ध्यान से समझिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की बोरिंग, जैसे मैंने बताया, ह्यूज है, जिस कारण से आप गवर्नमेंट बोलो बोरो कैसे करेगी? बॉन्ड्स के थ्रू बोरो करेगी, राइट। तो वो बॉन्ड बॉन्ड में वो क्या कर रही है कि बॉन्ड को मार्केट में सप्लाई की जा रही है। ठीक है। अब आप अब आप ये सोचो कि अगर बॉन्ड की सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो आप सबको पता है कि जब सप्लाई, हम किसी भी चीज की सप्लाई मार्केट में बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसकी प्राइस रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो जैसे जैसे बॉन्ड्स के प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो बॉन्ड का यील्ड बढ़ेगा। यू मस्ट ऑल बी नोइंग कि बॉन्ड प्राइस और यील्ड का क्या रिलेशन है। इट हैज एन इनवर्स रिलेशन। ठीक है। आई थिंक ये सबको पता होगा। प्राइस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड। ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि सप्लाई ऑफ द बॉन्ड बढ़ता है मार्केट में, तो क्या होता है? उसकी प्राइस होगी वो कम होगी और यील्ड बढ़ेगी। यील्ड बढ़ने से क्या होगा कि मार्केट में आप देखोगे कि इंटरेस्ट हमेशा हाई बना हुआ रहेगा। दैट इज द रीजन यू सी। और आप न्यूज़पेपर्स अगर थोड़ा भी फॉलो करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि द कंसिस्टेंट हाई यील्ड्स ऑन 10 ईयर बॉन्ड्स, या फिर जो 10 ईयर बॉन्ड्स होते हैं उनकी यील्ड्स हमेशा कंसिस्टेंटली मार्केट में हाई है। जिस कारण से क्या हो रहा है कि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर अगर उसको मार्केट से पैसा उठाना है या फिर बोरोइंग करना है, तो उसके लिए बोरोइंग हमेशा महंगा पड़ रहा है उसको। ओके। आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मोर बंड बॉन्ड्स, हायर सप्लाई इन द मार्केट, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है।
ठीक। और गवर्नमेंट ही मोस्टली पुश कर रही है मार्केट में और एग्रेसिवली बोरो करते जा रही है, तो वो ऐसे ही वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा कर रख रही है, जो वो अलाउ ही नहीं कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स को कि वो आए और मार्केट में बोरो करें और इवेंचुअली वो ग्रोथ को पुश करें। ठीक है। अब आप समझो कि ये बॉन्ड्स नॉर्मली खरीदता कौन है? जब भी मान लीजिए गवर्नमेंट को ही बोरो करना है या फिर कोई भी किसी को भी बोरो करना है, तो हु परचेजेस दीज बॉन्ड्स? ठीक है। कौन पैसा दे रहा है सरकार को? या तो बैंक्स वाले देते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, पेंशन फंड्स देते हैं, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर देते हैं। अब आप खुद सोचो, अब आप समझो, अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि क्यों लिक्विडिटी की क्रंच है। अब आप बैंक की सिचुएशन अभी समझो। बैंक की क्या हालत बनी हुई है? बैंक के पास डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स कम होते जा रहे हैं। डिपॉजिट जिस रेट पर डिपॉजिट की ग्रोथ होती थी, डिपॉजिट ग्रोथ रेट भी काफी डिक्रीज हुई है। द रीजन बिंग कि पीपल आर फाइंडिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज इन इक्विटी मार्केट्स ऑल्सो। वो शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट बॉन्ड से पैसा लगा, उनको लग रहा है कि भाई बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि रख लो वहां पर, अपना पैसा मार्केट में रख लो। तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को भी जो सॉरी जो बैंक को भी जो लेंडिंग के लिए जो पैसा चाहिए, वो भी कम कर रहा है, क्योंकि उनको भी लेंडिंग में शॉर्टेज पड़ रही है। तो वो सोचते हैं यार हम लेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वाई शुड वी इन्वेस्ट आवर मनी इन बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स? हम बॉन्ड्स क्यों खरीदें? सेम प्रॉब्लम इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, वो ऑलरेडी बॉन्ड लेकर काफी बैठे हुए हैं। और पेंशन फंड के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का तो आप जान ही रहे हो, एफपीआई की हालत बनी पड़ी है। वो तो ऐसे भी इक्विटी मार्केट छोड़ छोड़ के भी जा रहे हैं, तो आप बॉन्ड मार्केट में वो पैसा लगाएंगे, इसके चांसेस तो बहुत ही कम है। तो आप ये समझो कि देर इज नो बायर फॉर दोज बॉन्ड्स इन द मार्केट। वो बॉन्ड्स एज सच गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े 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 हुए हैं मार्केट में। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ही कोई बायर नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अब उससे क्या रहेगा? सप्लाई बनी रहेगी मार्केट में, प्राइसेस आपके नीचे रहेंगे और यील्ड्स हमेशा हाई बनी रहेगी। आई होप इट इज क्लियर। ये जो लिंक होगा आपको सप्लाई प्राइस और यील्ड का, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इंटरेस्ट हाई बनी रहेगी, गवर्नमेंट को ही पैसे, मतलब जितना वो चाह रही है वो उतना बोरो नहीं कर पा रही है, और वो साथ साथ स्टेट्स भी पुश किए जा रहे हैं बोरिंग के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो गवर्नमेंट प्लस स्टेट बोरिंग के कारण क्राउडिंग आउट तो हो ही रहा है प्राइवेट इन्वेस्टर्स का, प्लस वो भी जितना चाह रहे हैं बोरो करना, वो बोरो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ। ठीक है। तो ओवरऑल इससे आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है कि एक ओवरऑल एक लिक्विडिटी शॉर्टेज हो रही है हमारी इकोनॉमी में। ठीक। अब इस प्रॉब्लम को आरबीआई एड्रेस करने की कैसे कोशिश कर रही है, और वहां पर आपको फिर ये करेंसी का क्या रोल है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक। तो अब आरबीआई देख रही है कि ना बैंक्स, ना पेंशन फंड, ना इंश्योरेंस, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है इस पैसे, मतलब इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए, जितना जिस रेट पर वो चाह रहे कि वो खरीदे। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई सोचेगी लाओ मैं खुद खरीद लेता हूँ। तो आरबीआई, आपको सबको पता होगा कि बॉन्ड्स को कैसे परचेज करती है, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट? करेक्ट। सीधी सी बात है। वो बोलेगी कि गवर्नमेंट सरकार को बोलेगी भाई आप बॉन्ड मुझे दे दो, मैं आपको पैसे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई क्या कर रही है? एक हाथ से सरकार को पैसे दे रही है, लेकिन अब आप खुद सोचो कि यहाँ रुपये की भी हालत खराब हो रखी है, राइट? सीधी सी बात है कि रुपया की भी हालत खराब हो रखी है। तो आरबीआई के पास एक और ऑब्लिगेशन है यार, कि मुझे करेंसी की जो ये सडन डिप्रिसिएशन है, या फिर जो करेंसी में जो वॉलेटिलिटी आ रखी है, मुझे उसको भी अरेस्ट करना है। मुझे वो ये भी मेक श्योर करना है कि करेंसी भी ज्यादा ना डिप्रिशिएट हो जाए। तो अगर वो करेगी, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी? आप खुद समझ रहे हो, उसको डॉलर को पुश करना होगा मार्केट में, राइट? उसको डॉलर्स को सेल करना होगा, डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ानी होगी। तो डॉलर की सप्लाई जैसे मार्केट में बढ़ेगी, तो वो रुपये लेगी, रुपये को खींचेगी, डॉलर को सप्लाई करेगी। तो इससे हो क्या रहा है, आप समझ रहे हो? एक हाथ से आरबीआई ओएमओ के थ्रू पैसा दे रही है, और दूसरे हाथ से आप वो जब डॉलर सेल कर रही है, तो रुपये को तक कर रही है। तो ओवरऑल इस ऑपरेशन से क्या हो जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट पर, या फिर लॉन्ग टर्म यील्ड्स, या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अभी भी हाई रह रही है। ठीक है। इतना आई होप सो क्लियर है। और अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड नीड्स हाई रह रही हैं, तो अगेन जो बोरिंग होगी वो कम होगी, और जो ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो आपको नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत होगा, आई नो थोड़ा सा इसको समझना ट्रिकी है, लिंक करना। कोई भी दिक्कत होगा तो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एड्रेस द डाउट। ओके। और ये जो सिचुएशन अभी बन गई इकोनॉमी को, इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का क्या मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में कि कोई भी स्टेबल एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फ्री कैपिटल फ्लो तीनों एक साथ नहीं हो सकती है। आप चाह रहे हो कि हमारा एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहे, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ग्रोथ को भी पुश करती रहे, और कैपिटल का फ्लोस या फिर पैसे का फ्लो भी इकोनॉमी को बना रहे, वो तीनों कभी भी साथ में नहीं हो सकती है। और इंडिया भी यही चीज करने की कोशिश कर रहा है। वो ग्रोथ को भी पुश कर रहे हैं रेट कट्स के थ्रू, आपके जो करेंसी है रुपी को भी डिप्रिशिएट होने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और मार्केट में भी वो कैपिटल का फ्लो बना कर रखना चाहते हैं। तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट कि तीनों चीजें साथ में इकोनॉमी में कभी भी नहीं हो सकती, एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, नाउ यू नो व्हाट इज द आंसर टू दिस इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ओके।
तो यही हम लोगों को समझना था। एंड ओवरऑल अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग सम अप करते हैं कि जैसे मैंने समझा दिया कि रेट कट्स क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में लग रहा है आपको कि बोरिंग बहुत हाई, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि उनको लग रहा है कि सरकार ही सब कुछ बोरो कर ले रही है, सरकार को भी इनफ पैसे नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज की जो प्राइमरी जो परचेज करते थे बॉन्ड्स वो लोग कर नहीं रहे। आरबीआई का भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के कारण, और उनको जहां पर रूपी का भी उनको मेंटेन करके चलना है, इसलिए आरबीआई के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो वहां भी उनको ओवरऑल जो फुल फ्लेजेड उनको जो एक मिलनी चाहिए थी सरकार को बोरिंग में, वो भी नहीं मिल रही है। ठीक है, रेट कट्स के साथ साथ इन्फ्लेशन का भी रिस्क आता है, तो थोड़ा यहाँ भी इन्वेस्टर अवर्स रहता है कि कहीं इन्फ्लेशन आ गई, या फिर जो पैसे लगा रहा है उसको लगता है कहीं इन्फ्लेशन आ गई तो फिर मेरे पैसे की वैल्यू घट जाएगी, तो वो भी पैसे नहीं लगा रहा है। और ओवरऑल आप देखिए, मैंने जैसे समझाया, बॉन्ड की डिमांड तो वीक ही है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि जो मैं आपसे स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि एक लिमिटेशन होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि अब आप समझ रहे होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी से या फिर आरबीआई के रेट कट के थ्रू आप शॉर्ट टर्म में तो आप मैनेज कर सकते हो लिक्विडिटी, दैट इज पॉसिबल, बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म यू नीड टू फिक्स सर्टेन स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द इकोनॉमी, जो अभी हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो आपको ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट यू शुड प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड। आई होप इट इज क्लियर। तो ये चीज़ भी आपको साथ में देखते हुए चलना है। और एग्जाम में आपको अगेन एग्जाम के टेक अवे मैंने बस एक अलग से मेंशन कर दिया है कि एक क्लैरिटी आपको मिल जाए, या फिर आपका दिमाग एक बना ले, एक फ्रेमवर्क बना ले कि आपको क्या इसमें समझना है। कि मॉनेटरी पॉलिसी एज लिमिट्स मैंने समझा दिया। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, अगर आपका फिजिकल डेफिसिट हाई रहेगा या फिर आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरेस्ट रेट भी हाई बना हुआ रहेगा। ठीक है, बॉन्ड मार्केट, बैंक्स और करेंसी सबको आपस में इंटरलिंकेज है, और मैंने बहुत बढ़िया से इसका इंटरलिंकेज भी आपको समझा भी दिया कि किस तरह से कि सरकार जब भी जाती है बॉन्ड्स देती है तो बैंक ही उनको परचेज करते हैं, या फिर और रेगुलेटर्स है जो पेंशन चला रहे हैं, जो इंश्योरेंस चला रहे हैं, वही परचेज करते हैं। मैंने उनकी भी लिमिटेशन बताई, वो क्यों नहीं खरीद रहे हैं। बैंक क्यों नहीं खरीद रहे हैं, सिंपल सा रीजन है भाई, उनको रेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो वो बॉन्ड्स कहाँ से परचेज करेंगे। पेंशन और इंश्योरेंस सेक्टर भी स्टैक्ड है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी निकल चुके हैं मार्केट से। तो ऑब्वियस ही बात है, वहां पर एक लिमिटेशन है कि वहां से वो पैसे नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसकी लिंकेज आप समझे। उसके बाद घूम फिर कर बात आ जाती है आरबीआई पर कि भाई आरबीआई अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन से सारे पैसे उठाएगी, वहां भी आरबीआई के पास लिमिट के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि उनको करेंसी डिप्रिसिएशन भी मेंटेन करके चलना है। ठीक है, वहां भी उसको भी वो मेक श्योर करना है। तो ये जो एक ओवरऑल जो खिचड़ी बन गई है हमारे साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। सीधी सी बात है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे रेट कट के कारण हमारा ग्रोथ भी बना रहे, हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट ना हो, और हमारी इकोनॉमी में कैपिटल का इनफ्लो भी प्रॉपर होता रहे। तो ये तीनों चीज साथ में मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड दैट इज द रीजन द आरबीआई व्हेन इट कम्स टू इट्स पॉलिसी स्टांस इज अंडर ह्यूज स्ट्रेस। आरबीआई के ऊपर इस चीज का स्ट्रेस पड़ा हुआ है। तो हम इसको सम अप कर सकते हैं कि ग्रोथ के लिए इकोनॉमी में पैसा तो चाहिए, ग्रोथ नीड्स मनी, लेकिन जब मनी कॉस्टली हो जाता है तो तो फिर उसको पुश करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, कि हम लोग ग्रोथ को मेंटेन करना इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट व्हेन द मनी इज कॉस्टली, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ, दैट द मनी इज कॉस्टली। मनी हम लोगों के लिए बहुत महंगा है, लोग बोरो कर नहीं रहे, दैट इज द रीजन यू सी द इन्वेस्टमेंट्स आर लो राइट नाउ इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि ये सप्लाई साइड पर भी इन्फ्लेशन काफी नीचे चल रहा है, उसका रीजन ही यही है कि इन्वेस्टमेंट अभी काफी कम है, और कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज उतना प्रोड्यूस नहीं कर रही जितना उनको आइडियली प्रोड्यूस करना चाहिए। आई होप तो जो आपको ये जो लिंक है पूरा पूरी कि किस तरह से बॉन्ड मार्केट्स आपके बोरोइंग को इफेक्ट करते हैं, बोरोइंग के कारण आपका आरबीआई पर क्या इफेक्ट आता है, फिर आरबीआई जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग करेंसी डेप्रिसिएशन किस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशंस को ओवरऑल मतलब उतनी इफेक्टिवली कैरी नहीं कर पा रही, या फिर उनके ओपन मार्केट ऑपरेशन से उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है लिक्विडिटी पर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसके इंटर्न आपको ये भी समझ में आ रहा हो कि इन्वेस्टमेंट्स क्यों लो रहे हैं, जिसके कारण से जिस लेवल पर हमारी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए इन करंट सिनेरियो, वो उतना बढ़ नहीं पा रहा है। तो if this topic is clear and you have understood the current situation of the economy, so I'll request you all to give a like to this lecture, subscribe to our channel, and for more such informative content, so that कि आपका conceptual knowledge भी strengthen हो जाए टाइम के साथ, you subscribe to Write It, because at Write It we believe कि अगर आपके concepts clear हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। थैंक यू।